गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आर एस कंप्लीट सॉल्यूशन। और आज की क्लास में हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में क्या होता है कि हमें कुछ टर्म्स को पहले से ही सीख लेना चाहिए, जो कि हमें पूरी अकाउंट्स की बुक में टाइम टू टाइम उनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आज हम कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को सीखेंगे और कल भी हम कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को सीखेंगे। तो जितनी ज़्यादा टर्म्स होंगी उतना ही टाइम लगता जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे टर्म्स मैंने आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी। तो इन सारी टर्मों में से आज हम प्रॉफिट तक जो मैंने स्मॉल फॉन्ट में रखी है वो हम कल से कर लेंगे। आज हम जो है बेसिक टर्म्स में काफ़ी जो है वो मेन टर्म्स को डिस्कस कर लेंगे। तो पहली जो बेसिक टर्म्स आती है हमारे बेसिक टर्म्स में, वो आती है बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है दोस्तों? कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, हमने पिछली क्लास में भी बात की थी कि एक्टिविटीज दो तरह की होती है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी जिसमें पैसे का लेन देन होता है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए की जाती है, उसे जिसमें पैसे का कोई लेन देन नहीं होता, उसे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। अब कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर देगी, किसके? बिजनेस की, उसको हम कहेंगे, और जिसे हम मेजर कर सकते हैं मनी के टर्म्स में, तो उसे हम क्या कहेंगे? बिजनेस ट्रांजैक्शन कहेंगे। देखिए यहाँ पर जो वर्डिंग दी गई है वो दी गई है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस चेंज होनी चाहिए, दूसरा वो मनी के टर्म में होनी चाहिए। देखिए मैंने पिछले क्लास में बात की थी कि एम्प्लॉयज़ की स्ट्राइक हो गई। एम्प्लॉय की स्ट्राइक से नुकसान तो होगा, लॉस तो होगा कि जो हमारा प्रोडक्शन है वो रुक जाएगा, बट उसे हम मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, बट उसका एस्टिमेशन लगा पाना बहुत ही टिपिकल है, इसलिए हम उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसीडर नहीं कर सकते। लेकिन अब एक सिंपल एग्जांपल अगर मैं लिखूँ, यहाँ पर जो दिया गया है वो है परचेज ऑफ गुड्स फॉर यूज इन बिजनेस। यानी कि अगर आप कोई भी व्यवहार करते हैं ऐसा, जैसे कि मैंने सपोज करो गुड्स खरीद लिया उधार में, तो उससे क्या होगा? यानी कि परचेज कर दिया क्रेडिट पर। अब उससे क्या होगा कि मेरी जो देनदारियां हैं, यानी कि मेरी जो लायबिलिटीज़ है वो इंक्रीज हो जाएगी, और उसी तक मेरा स्टॉक भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इसको कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी कि अगर मैं बिजनेस ट्रांजेक्शन की बात करूँ, तो बिजनेस ट्रांजेक्शन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो फाइनेंशियल पोजीशन किसकी चेंज कर देती है? बिजनेस की चेंज कर देती है, और जिसे मनी के रूप में मापा जा सकता है। तो पहली हमारी टर्म यहाँ पर क्लियर हो जाती है, बिजनेस ट्रांजैक्शन। उसके बाद बात आती है अकाउंट। अब अकाउंट क्या होता है? अकाउंट एक समराइज रिकॉर्ड होता है सारी रेलिवेंट ट्रांजैक्शंस का, रिकॉर्ड्स ऑफ रेलिवेंट ट्रांजैक्शन ऑफ पर्टिकुलर हेड एट अ वन प्लेस। यानी कहने का मतलब, देखो सपोज करो मेरे पास बहुत सारी कैश की ट्रांजेक्शन है, मैंने कैश राम को दिया, कैश शाम से लिया, तो उन सारी कैश की ट्रांजेक्शन्स को मैं एक अकाउंट में एक प्लेस पर इकट्ठा कर दूँ, यानी समराइज कर दूँ, तो उसे हम अकाउंट कहेंगे। जिसमें हम इसके अकाउंट्स को दो साइड्स होते हैं। लेफ्ट साइड को हमेशा हम डेबिट साइड कहते हैं, और राइट साइड को हम क्या कहेंगे? क्रेडिट साइड कहेंगे। और ये हम सारी चीज़ें में डिस्कस भी करेंगे जब हम अकाउंट्स बनाएंगे, तो मैं आपको वहाँ भी अच्छे से बहुत ढंग से बता दूंगा। बट आपको एक चीज़ याद रखनी है, अकाउंट क्या होता है? सारी की सारी एक जैसी ट्रांजेक्शन्स को एक प्लेस पर इकट्ठा करना ही क्या कहलाता है? अकाउंट्स कहलाता है। उसके बाद बात आती है कैपिटल की। अब कैपिटल क्या होती है? देखिए मैं पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि कैपिटल क्या होती है। वैसे यहाँ पर हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं कि वो पैसा जो इसके द्वारा लगाया जाता है, बिजनेस के ओनर के द्वारा लगाया जाता है। पैसा हो या वो संपत्ति हो, यानी कि एसेट्स हो। सपोज करो मेरा बिजनेस है प्रॉपर्टी डीलर की, और मेरे पास 6-7 मकान पड़े हैं, ठीक है, और वो मकान मैं खरीदता और बेचता हूँ। मैंने उनका बिजनेस स्टार्ट कर लिया, तो वो मेरी असेट्स थी, और उनमें मैंने किस में लगा दिया? बिजनेस में लगा दिया। तो वो क्या होगा? वो हमारी कैपिटल होगी। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन अ फर्म इज नोन एज कैपिटल। इट मे बी बॉट फॉर्म ऑफ कैश में भी आ सकती है वो, या फिर वो असेट्स के रूप में भी लगाई जा सकती है। उसके बाद आती है ड्राइंग। अब ड्राइंग क्या होती है? देखो वो पैसा या गुड्स या दोनों जो ओनर के द्वारा, यानी कि बिजनेस के मालिक के द्वारा
पर्सनल यूज़ के लिए लिया जाता है उसे हम ड्राइंग कहते हैं। सपोज करो आपकी दुकान है इस चीज़ की किरानी शॉप है, ठीक है, यानी कि आपकी हाउस होल्ड गुड्स की शॉप है और उसमें से आप 5 किलो राशन अपने घर पे ले जाते हैं, यानी 5 केजी गुड्स जो है, कुछ भी लगा लो, बीट राइस कुछ भी लगा लो, वो आप अपने घर पे ले जाते हैं। तो उस जो गुड्स आप घर पे ले गए उसे हम ड्राइंग के रूप में लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर आप सपोज करो आपका बिजनेस है और आपके घर से कोई बंदा आता है और कहता है पापा पापा मुझे पैसे चाहिए, ठीक है, और आपका बेटा आता है घर से और आपको कहता है पापा पापा मुझे पैसे चाहिए, और वो पैसे जो हैं आप क्या करते हो, दुकान के जो नॉर्मल डोर से गले से निकालते हो, ठीक है, यानी और आप किसको दे देते हो, अपने सन को या अपने बेटे को दे देते हो। तो वो जो पैसा आपने अपने बेटे को दिया उसे हम क्या कहेंगे, ड्राइंग कहेंगे। इसी तरह से आप अपने घर का रेंट पे कर देते हो, उसे भी हम क्या कहेंगे, ड्राइंग कहेंगे। अब बात आती है असेट्स की। असेट्स क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला जो आज का है, क्योंकि इससे ही आपका बेसिक्स जो है वो बनेगा। असेट्स, अब असेट्स आर वैल्यूएबल एंड इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ एंटरप्राइजेज यूजफुल इन ऑपरेशन, मतलब हर वो चीज़ जो जिसकी हम वैल्यू कर सकते हैं और जो इकोनॉमिक रिसोर्स है किसका, अपनी बिजनेस का। एंटरप्राइज यहाँ पर बिजनेस होता है और एंटरप्राइज के ऑपरेशंस में काम आएगा, उसको हम क्या कहेंगे, असेट्स कहेंगे। अब असेट्स एग्जांपल देखिए, नॉर्मल सी बात है, अगर आपका कोई प्रोडक्शन प्लांट है, ठीक है, तो आपका क्या करना है, वहाँ पे एक मशीन है बहुत बड़ी, तो वो आपके लिए क्या हो गया, आपकी असेट्स हो गया। अब और एग्जांपल अगर हम ले, तो अगर आप मान लो सर्विसेज देते हैं, ठीक है, यानी कि आप कंप्यूटर से रिलेटेड कोई वर्क करते हैं, तो कंप्यूटर आपके लिए क्या बन जाएगा, असेट्स बन जाएगा। और एग्जांपल अगर हम बात करें सिंपल से एग्जांपल्स की, तो असेट्स कोई भी चीज़ हो सकती है जो कि हमारे बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट है, वैल्यूएबल है, और असेट्स के टाइप से आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होती जाएंगी। नंबर 1 आता है करंट असेट। अब करंट असेट क्या होती है, करंट असेट दोज विच आर हेल्ड फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। अब ऐसी असेट जो कि आपने कितने छोटे समय यानी बहुत ही कम समय के लिए रखी हुई है, तो उसे हम क्या कहेंगे, करंट असेट कहेंगे। हम इसे दूसरी भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं कि वो असेट जो पैसे में 1 साल के अंदर अंदर कन्वर्ट हो जाती है उसे हम करंट असेट कहते हैं। अब करंट असेट का एग्जांपल देखिए, सिंपल सा एग्जांपल मैंने यहाँ दिया है, डेटर। अब डेटर क्या होते हैं, जब हम किसी व्यक्ति को उधार माल बेचते हैं तो उसे डेटर कहा जाता है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, व्हेन वी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, तो उस पर्सन को जिससे हमें गुड्स सेल किया उसे हम क्या कहेंगे, डेटर कहेंगे। और डेटर हमारा किस में आएगा, करंट असेट्स में आएगा। अब करंट असेट में कैसे आएगा, क्योंकि वो पैसा जो हमें किसी से लेना है उसे भी हम क्या कहेंगे, असेट्स कहेंगे। यहाँ पर मैंने ये बात इंग्लिश में नोटिंग नहीं की गई है, बट अगर हमें किसी पर्सन से मनी लेनी है तो उसे भी हम क्या कहते हैं, असेट्स कहते हैं। तो अब डेटर भी क्या है, हमारी एक असेट है। तो अब हम बात करेंगे असेट डेटर के अंदर। डेटर मैंने आपको बता दिया कि जब हम किसी को उधार माल बेचते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, डेटर कहते हैं। अब सपोज अब आप ये ध्यान दें कि जो डेटर हैं वो जिस पर्सन को हमने उधार माल बेचा है वो कितने टाइम के लिए बेचा होगा, ऑब्वियस है, किसी 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 5 महीने के लिए। ऐसे तो नहीं कहेंगे ना भैया समझ दे जाओ पैसे 5 साल बाद दे देना, ऐसा नहीं होता है, या 1 साल बाद दे देना, तो ऐसा नहीं होता है। उधारी जो दी जाती है वो शॉर्ट पीरियड के लिए दी जाती है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 मंथ्स, ठीक है, 6 महीने भी लगा सकते हैं। तो उसको क्या कहेंगे हम, डेटर कहेंगे। और डेटर क्या है, फिर क्या होगा, डेटर एक करंट असेट होगी। अब आती है नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट आर दोज एसेट विच आर हेल्ड फॉर पीरियड एंड यूज फॉर नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन, जैसे कि लैंड हो गई, बिल्डिंग आपकी हो गई, आपने कोई मशीन खरीद ली, ठीक है, तो उसको हम नॉन करंट
एसेट कहते हैं, जो कि हमें बिजनेस के लिए, प्रोडक्शन के लिए काम आएगी, बिजनेस ऑपरेशंस को चलाने के लिए काम आएगी, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन करंट एसेट कहेंगे, यानी कि वो हम जो एसेट जो है वो 1 साल से ज़्यादा के लिए रख रहे हैं, शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं रख रहे हैं। उसके बाद इसको अगर हम फर्दर क्लासीफाई करें तो वो 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल ऐसी एसेट्स होती हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, जिसे देख सकते हैं, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। सपोज कर आपके यहाँ पर चेयर है, टेबल है, कुर्सी, सॉरी टेबल, चेयर और कंप्यूटर्स, ठीक है, और डेस्क, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसे आप छू सकते हैं उसे हम टेंजिबल एसेट्स में क्लासीफाई करते हैं। और इनटेंजिबल एसेट क्या होती है, इनटेंजिबल एसेट्स जिसे हम छू नहीं सकते। और सर ऐसी भी कोई एसेट होती है, बिल्कुल होती है। जैसे कि आपने किसी प्रोडक्ट को ट्रेडमार्क करवा लिया, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट है वैसा प्रोडक्ट कोई और नहीं बनाएगा, ठीक है। यानी आपकी कंपनी का लोगो भी क्या हो सकता है, आपने ट्रेडमार्क करवा लिया, आपने पेटेंट करवा लिया उसको। ये वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन वर्ड को हम आगे क्लियर करेंगे। गुडविल, मैं यहाँ पर बहुत ही ईजी वर्ड है ये, इसको मैं अभी ये डिफाइन कर देता हूँ। गुडविल, देखिए आप कोई व्यवसाय, कोई भी बिजनेस है वो आप बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं, तो मार्केट में आपकी एक वैल्यू बन जाती है, जिसे हम गुडविल कहते हैं। तो हम कहाँ थे, इंटेंजिबल एसेट्स पर। इंटेंजिबल एसेट जिसे देखा और छुआ नहीं जा सकता, जिसे सिर्फ फील किया जा सकता है, उसे हम इंटेंजिबल एसेट कहते हैं। और एग्जांपल क्या है, गुडविल। गुडविल कब बनती है, जब हम किसी व्यवसाय को बहुत ही लंबे समय से कर रहे होते हैं, तो वहाँ की जो है हमारी एक रेपुटेशन बिल्ड हो जाती है, तो हमें उसे गुडविल कहते हैं। उसके बाद बात आती है लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज क्या होती हैं, देखो लायबिलिटीज होती हैं देनदारियाँ, हिंदी में उसको दायित्व कहा जाता है। और जब हमें किसी को पैसे देने हैं, ठीक है, लायबिलिटीज क्या है, ऑब्लिगेशन और डेट, जो हमने उधार लिया है। इंटरप्राइज हैज टू पे आफ्टर सम टाइम इन द फ्यूचर, अगर जो भी हमें फ्यूचर में पैसा किसी को देना है तो उनसे हम लायबिलिटी कहते हैं। अब लायबिलिटीज को हम क्लासीफाई कैसे करेंगे, करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज ऑब्लिगेशन होते हैं, डेट्स होते हैं, पेबल विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, जो 1 साल के अंदर हमें देने हैं, जो ऐसे पैसे जो हमें 1 साल के अंदर देने पड़ेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, करंट लायबिलिटी कहेंगे। और नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है, ऐसी अमाउंट, नॉन करंट लायबिलिटी आर दोज ऑब्लिगेशंस डेट्स आर पेबल आफ्टर 1 ईयर, मोर आफ्टर 1 ईयर, पीरियड ऑफ 1 ईयर, जो 1 साल के बाद हमें देने हैं। अब करंट लायबिलिटीज का आप एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, क्रेडिटर्स और बिल पेपर। इन दोनों वर्ड में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे आपको समझ आना शुरू होगा कि क्रेडिटर, जब हम बिना सिक्योरिटी के किसी से माल खरीद लेते हैं। सपोज करो मैं किसी की शॉप पे जाता हूँ और मेरे पास पैसे नहीं है और उन्होंने मुझे गुड्स दे दिया, तो वहाँ वो क्या हो गया, मेरी करंट लायबिलिटीज में हम क्लासीफाई करेंगे, मेरे लिए वो करंट लायबिलिटीज हो गई, ठीक है। और वो पैसा मुझे 1 साल के अंदर उन्हें देना पड़ेगा और वो इसलिए मेरी वो करंट लायबिलिटीज मानी जाएगी। बिल पेबल क्या होता है, बिल पेबल भी क्रेडिटर ही होते हैं, बट ये सिक्योर होते हैं। इसके अंदर हम एक नोट बना करके उसे देते हैं, एक स्टाम्प पेपर पर लिख के देते हैं कि हम इतना पैसा, जो तुम्हारा पैसा है वो 2 महीने में या 3 महीने में या 4 महीने में हम आपको वापस कर देंगे। ये एक पूरा चैप्टर है बिल ऑफ एक्सचेंज का, तो इसमें हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब आता है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी हमने पहले बात की थी, जो पैसा हमें 1 साल से के बाद देना है, तो हमने बैंक से लोन ले लिया, ठीक है। अब डिवेंचर क्या होते हैं, देखो डिवेंचर का भी आपको मैं यहाँ शॉर्ट में बता देता हूँ। जब कंपनी को लोन चाहिए होता है तो वो क्या करती है, या तो बैंक के पास जाएगी, बैंक लोन लेगी। अगर बैंक लोन नहीं चाहिए, उसे पब्लिक से लोन चाहिए होता है, तो वो एक लेटर इशू कर देती है पब्लिक के नाम, डिवेंचर इशू करती है मार्केट में। तो डिवेंचर क्या होता है, कंपनी के डिवेंचर जो है वो लोग खरीदेंगे और कंपनी को पैसा देंगे और कंपनी उनको क्या दे देगी, एक लेटर दे देगी कि इतने पैसे और हम आपसे ले रहे हैं उधार में और इतना ब्याज आपको हर साल या हर 6 महीने के बाद आपको मिलेगा, ठीक है। डिवेंचर
एक इंस्ट्रूमेंट है, क्या हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं डिवेंचर को, एक जो कि लोन लेने के लिए कंपनियां यूज करती हैं। ठीक है, डिवेंचर क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कंपनियां किसके लिए यूज करती हैं, लोन किससे लेने के लिए, पब्लिक से लोन लेने के लिए एक इशू मार्केट में इशू करती है। उसके बाद बात आती है रिसिप्ट की। अब रिसिप्ट क्या होती है, यानी कि प्राप्तियां, पैसा आएगा, पैसा कहाँ से आ रहा है। दो तरह से पैसा आ सकता है, एक तो रिवेन्यू रिसिप्ट आ सकती है और दूसरा कौन सी रिसिप्ट आ सकती है, कैपिटल रिसिप्ट आ सकती है। Revenue receipts are those receipts which are occurred by a normal operation like money received by sale of business on product। मतलब revenue receipt वो होती हैं जो कि आप नॉर्मल ऑपरेशन से कमा रहे हैं। जैसे कि मेरी शॉप है चेयर सेल करने की, जो चेयर सेल करके जो मैं पैसा कमाऊंगा उसे मैं रेवेन्यू रिसिप्ट में क्लासीफाई कर दूंगा। लेकिन कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, ऐसी रिसिप्ट जो विच आर अकर बाय अदर देन बिजनेस ऑपरेशन। सपोज करो मेरी किसकी दुकान थी, चेयर की, और मेरे पास एक कबाड़ में कंप्यूटर पड़ा था या मेरे पास एक कंप्यूटर था ओल्ड, तो उसे मैंने सेल कर दिया, तो वो वहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगी, वो कैपिटल रिसिप्ट होगी, तो मेरे नॉर्मल ऑपरेशन में नहीं आएगा, इसलिए हम उसे कैपिटल रिसिप्ट कंसीडर करेंगे। और यहाँ एग्जांपल भी दिया हुआ है मनी रिसीव्ड बाय सेल ऑफ। अगर हम अपनी फिक्स सेट्स को बेच दें, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कैपिटल रिसिप्ट कहेंगे। उसके बाद बात आती है एक्सपेंस की, यानी कि खर्चा। देखो खर्चा क्या होता है, यानी कि पैसा किसी चीज को एक्वायर करने के लिए हम लगाएं, इनकर करें। कॉस्ट इनकर बाय बिजनेस अर्निंग रेवेन्यू, जो पैसा कमाने के लिए हमने पैसा लगाया है उसको हम क्या कहेंगे, कॉस्ट कहेंगे। ठीक है, अब कॉस्ट के एग्जांपल देखिए, अब मैंने बिल्डिंग रेंट पे ले रखी है तो मैंने रेंट पे किया, ठीक है, मैंने वर्कर्स लगा रखे हैं, ठीक है, तो मैंने वेजेस दी, और मैंने एम्प्लॉयज़ को हायर कर रखा है, उन्हें सैलरी दी, और इंटरेस्ट दिया। अगर मैंने बैंक से लोन ले रखा है तो मैंने क्या दिया, इंटरेस्ट दिया। तो वो सारे क्या आएंगे, वो सारे मेरे एक्सपेंस हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर क्वेश्चन बनता है कि सर वेजेस और सैलरी में क्या फ़र्क होता है। नॉर्मल एग्जांपल से आपको ये वेजेस और सैलरी क्लियर करना चाहूँ तो मैं एक वर्ड में ऐसे कह सकता हूँ, जब कोई ह्यूमन फिजिकल एफर्ट करता है और उससे पैसा कमाता है तो हम उसे वेजेस कहते हैं, और जब कोई ह्यूमन माइंड एफर्ट्स करके पैसा कमाता है तो हम उसे सैलरी कहते हैं। अब सपोज करो आप कल को अकाउंट सीख जाओगे, अकाउंटेंट बन जाओगे कहीं पे जाके, तो आपको क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, अपने माइंड का यूज़ करके अर्निंग कर रहे हो, तो उसे हम सैलरी कहेंगे। जो आपने लेबर देखी होगी जो दिहाड़ी करते हैं, ठीक है, ईंट उठाते हैं, बट्ठल उठाते हैं, ठीक है, बट्ठल में भरकर सीमेंट देते हैं मजदूर, तो जो उनको हम मजदूरों को क्या देते हैं, वेजेस देते हैं। तो यानी हमारे पास ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि वेजेस वह अर्निंग कोई अमाउंट है, वेजेस वह अमाउंट है जो कि किसी ह्यूमन को उसके फिजिकल एफर्ट्स के लिए पे किया जाता है, और सैलरी वो अमाउंट होती है जो किसी वर्कर को उसकी माइंड्स की एफर्ट्स के लिए पे किया जाता है। उसके बाद आती है एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, देखिए एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर एक जैसे ही हैं, ठीक है। स्पेंडिंग मनी इनकम लायबिलिटी फॉर एक्वायरिंग असेट्स को खरीदने के लिए, या गुड्स को खरीदने के लिए, या सर्विसेज को खरीदने के लिए जो खर्चा किया जाता है उसे एक्सपेंडिचर कहा जाता है। अब एक्सपेंडिचर को कैसे क्लासिफाई करोगे, सबसे पहले आता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से कर लेना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत जगह काम भी आता है, ठीक है। 12th में भी आपको बहुत जगह आपको सुनने को मिलेगा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। इज द बेनिफिट एक्सपेंडिचर रिसीव विद इन अ ईयर। अगर हमें किसी ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट हमें इसी साल मिल जाएगा, जैसे हमें रेंट है, रेंट का हमने बिल्डिंग ले रखी है तो उसका बेनिफिट हमें आज ही मिल जाएगा। हमने लोन इंटरेस्ट पर पैसा उठा रखा है, यानी कि बैंक से लोन ले रखा है, मैंने क्या लिखा है, बैंक से लोन ले रखा है, तो वो लोन का पैसा हमें आज मिल गया, उसका बेनिफिट हम आज दे रहे हैं और इंटरेस्ट भी उसको इस साल के एंड में पे कर देंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट हमें एक से ज़्यादा साल तक मिलता रहता है। सपोज करो मैंने कोई मशीन खरीदी, वो एक साल में तो खराब हो गई तो 10 साल 15 साल तक चलेगी, ठीक है। जैसे मेरा शॉप है, मेरा फर्नीचर का शॉप है और मैंने कंप्यूटर खरीद लिया, ठीक है, अपनी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए, तो उसे हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। या फिर उसके बाद आता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, दीज आर सर्टेन एक्सपेंडिचर विच आर रेवेन्यू इन नेचर बट बेनिफिट ड्राइव नंबर ऑफ ईयर्स। सिंपल सा एग्जांपल है, शाहरुख खान को हमने अपनी जो चेयर का शोरूम था उसकी एडवर्टीजमेंट के लिए
1 लाख रुपया दिया। अब 1 लाख रुपया वो हमने उसके लिए हमने उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया होगा, ये ऐड हमारी जो है वो 5 साल या 3 साल या 2 साल चलेगी टीवी पर। तो जितने पीरियड तक वो हमारी ऐड चलेगी। देखिए वैसे तो एडवर्टीजमेंट का जो बेनिफिट है वो मैं आज ही मिल गया लिखा हुआ ना, दीज आर सर्टेन एक्सपेंडिचर विच आर रिवेन्यू नहीं चलेगी, होंगे रिवेन्यू, लेकिन हम उन्हें नंबर ऑफ ईयर्स में सेपरेट कर सकते हैं। यानी कि वो जो 1 लाख का खर्चा है वो हम अगर हमें सपोज करो कॉन्ट्रैक्ट किया 5 साल का, 5 साल में डिवाइड कर देंगे। यानी कि हर साल हम अपने अकाउंट्स में 20-20 हज़ार रुपये की एंट्री करेंगे। यानी कि 5 से डिवाइड कर देंगे 1 लाख को, और हर साल कितने 20 हज़ार रुपये कहाँ डाल देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में, उसे हम डेबिट कर देंगे। जैसा हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको वहाँ पर बता दूंगा। लेकिन ऐसा ही एक बात याद रखना, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिनका हमें बेनिफिट होते तो वो रिवेन्यू नेचर के हैं, बट हमें बेनिफिट कितने साल तक मिलेगा, 1 से 14 साल के लिए मिलेगा। लेकिन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में वो जो बेनिफिट है वो हमें उसी साल मिल जाता है, बट डेफर्ड में क्या होता है, हम उसको 3 या 4 साल तक ले सकते हैं, 1 से ज़्यादा सालों के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात आता है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट तो सिंपल सी बात है, प्रॉफिट तो हमें सबको पता है, हमने 100 रुपये का माल खरीदा और उस पर हमने 5 रुपये खर्चा किया, ठीक है, और 5 रुपये लाने का खर्चा हुआ। प्रॉफिट क्या होता है सर, सबको पता प्रॉफिट क्या होता है, जितना पैसा की हमने चीज़ खरीदी और जितने में हमने बेची, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, प्रॉफिट होगा। लेकिन अकाउंटिंग टर्म में प्रॉफिट का इज इक्वल टू होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। क्या होता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू क्या होता है, अब हम इसमें बात करेंगे। रेवेन्यू क्या होता है, जब हम किसी अपने ही ऑपरेशन से, अपने बिजनेस ऑपरेशन से जो भी पैसा इकट्ठा करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया मेरा क्या है, फर्नीचर का शोरूम, ठीक है, और मैंने जितना पैसा फर्नीचर बेच करके कमाया उसे हम रेवेन्यू कहेंगे। अब एक्सपेंस हमने देख लिया, अब एक्सपेंस में क्या चीज़ें लेंगे, अब एक्सपेंस में क्या है, कॉस्ट, वो बिजनेस में रेवेन्यू अर्निंग और रेवेन्यू के लिए जो हमने खर्चा किया। जैसे हमने क्या किया, शॉप जो थी हमारी, वो शोरूम था जो वो हमारा रेंट पे था, तो हमने क्या किया, वो हमारा एक्सपेंस जो है उसमें से माइनस कर देंगे। और क्या, जो हमने चेयर खरीदी उसका खर्चा भी हम इसमें से माइनस कर देंगे, यानी चेयर की कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट कुछ तो लगभग लगी होगी ना किसी चीज़ को बनाने की, तो उसको हम माइनस कर देंगे, तो उसे हम प्रॉफिट कहेंगे। अभी हम इसमें और भी बात करेंगे, इसमें बहुत सारी टर्में आती हैं। प्रॉफिट में भी गेन आता है, गुड्स आते हैं, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, क्रेडिटर, डेटर, बिल, रिसीवेबल, ठीक है। तो हाँ, तो इन टर्म्स पे भी हम बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। हम नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं इन टर्म्स के ऊपर, ठीक है। बाय, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिल पाए। थैंक यू।